तुमने आज खाने में क्या बनाया है? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। बेटा, खाने में मैंने रोटी बनाई है। घर पर कोई सब्जी थी ही नहीं, इसलिए मैं सब्जी नहीं बना पाई। माँ, कितने दिन हो गए कि हमने रोटी के साथ सब्जी नहीं खाई। चाची तो हर रोज बहुत अच्छी अच्छी सब्जी बनाती है। उनकी रसोई से हर रोज बहुत अच्छे खाने की खुशबू आती है। क्या मैं आज चाची से सब्जी मांग कर ले आऊं? ठीक है बेटा, अगर तुम्हारा मन कर रहा है तो इस कटोरी में अपने लिए थोड़ी सी सब्जी ले आओ। कल जब मैं सब्जी बनाऊंगी तो तुम्हारी चाची के लिए भी थोड़ी सी सब्जी बना लूंगी। ठीक है मम्मी। पिंकी एक छोटी सी कटोरी लेकर ऊपर अपनी चाची के पास जाती है। चाची, अरे तू यहाँ पर क्या कर रही है? पक्का कुछ मांगने के लिए आई होगी। चाची, वो आज माँ ने सब्जी नहीं बनाई है और मेरा सब्जी खाने का बहुत मन कर रहा है। अगर आपने सब्जी बनाई है तो क्या मैं थोड़ी सी सब्जी ले सकती हूँ? एक काम करती हूँ, वो जो फ्रिज में रखी हुई कुछ दिन पुरानी बासी कढ़ी है वही दे देती हूँ। हाँ ला, मुझे ये कटोरी दे दे, मैं तेरे लिए कढ़ी लेकर आती हूँ। तब तक यहीं पर रहना। ठीक है चाची। संगीता अंदर जाकर फ्रिज से बासी कढ़ी निकालती है जो उसके फ्रिज में 5-6 दिन पहले से रखी हुई थी। अच्छा हुआ कि ये यहाँ पर सब्जी मांगने आ गई, वरना मुझे ये कढ़ी फेंकनी पड़ती। जब भी मुझे कोई बाकी सब्जी फेंकनी होती है तो उसी दिन मुझसे सब्जी मांगने आ जाती है। चलो अच्छा है, कम से कम मेरी सब्जी वेस्ट तो नहीं होती। संगीता वो कढ़ी गर्म करके उस कटोरी में डाल देती है और वो कटोरी लाकर पिंकी को दे देती है। कटोरी गर्म है, इसलिए जरा ध्यान से लेकर जाना। ठीक है चाची। पिंकी कढ़ी लेकर नीचे आ जाती है। माँ, चाची ने आज पकोड़े वाली कढ़ी बनाई थी तो उन्होंने मुझे गरम गरम कढ़ी दे दी। मेरा कढ़ी खाने का बहुत दिन से मन कर रहा था। आ जाओ, तुम भी मेरे साथ खाना खा लो। नहीं बेटा, अभी मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। ठीक है माँ। पिंकी खाना खाना शुरू करती है। वो एक कटोरी कढ़ी में से भी अपनी मम्मी और पापा के लिए कढ़ी बचा देती है। माँ, ये कढ़ी तुम और पिताजी रोटी के साथ खा लेना, मैंने खाना खा लिया है। अरे बेटा, तुम्हें हमारे लिए इसे बचाने की क्या जरूरत थी? इतनी सी कढ़ी में भी तुमने हमारे लिए इतनी सारी कढ़ी बचा दी, तो फिर तुमने क्या खाया? चलो अब एक और रोटी खाओ और ये पूरी की पूरी कढ़ी खा लो। मैं और तुम्हारे पापा अचार के साथ ही रोटी खा लेंगे। लेकिन माँ। चलो चलो जल्दी से खा लो। अपनी माँ के कहने पर पिंकी बची हुई कढ़ी भी रोटी के साथ खा लेती है। उस समय तो उसे बासी कढ़ी खाकर कुछ नहीं होता, लेकिन रात को अचानक उसके पेट में दर्द होने लगता है। माँ, मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। मम्मी, मुझे दवाई चाहिए। अरे, अचानक से तेरे पेट में दर्द कैसे हो गया बेटा? रुक, मैं तेरे पिताजी को डॉक्टर के पास भेजती हूँ। पिंकी के पिताजी पास के ही एक डॉक्टर के पास जाकर पिंकी के लिए पेट दर्द की दवाई लेकर आते हैं। ये लो बेटा, मैं तुम्हारे लिए पेट दर्द की दवा लेकर आया हूँ, तुम इसे खा लो, थोड़ी देर में तुम्हारा पेट ठीक हो जाएगा। पिंकी के पापा उसे पेट दर्द की दवाई खिला देते हैं, लेकिन वो दवाई खाने के काफी देर बाद तक भी पिंकी को बिल्कुल भी आराम नहीं होता, बल्कि उसके पेट का दर्द और ज्यादा बढ़ जाता है। पिताजी, इस दवाई से मेरे पेट का दर्द ठीक नहीं हुआ, मुझे बहुत जोर से पेट में दर्द हो रहा है। अजी, मुझे तो पिंकी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब लग रही है। लगता है हमें इसे अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। आप जल्दी से रिक्शा वाले को लेकर आइए। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए आसपास कोई रिक्शा वाला भी नहीं था। तब विनोद को अपने एक पड़ोसी का ध्यान आता है जो रिक्शा चलाता था। वो तुरंत उसके घर जाकर उसे लेकर आता है और पिंकी को अस्पताल लेकर जाता है। देखिए, आपकी बेटी को फूड पॉइजनिंग हो गई है, लगता है उसने कुछ गलत खा लिया था, लेकिन अब हमने उसे दवाई दे दी है तो वो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। लेकिन अब आपको उसके खाने पीने का अच्छी तरह से ध्यान रखना होगा। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन तक पिंकी की तबीयत में काफी सुधार आ जाता है तो उसके पिताजी उसे वापस घर ले जाते हैं। डॉक्टर ने बताया कि ऊटपटांग खाने की वजह से पिंकी को फूड पॉइजनिंग हो गई थी। ऐसा क्या खाया था कल इसने जो इसकी तबीयत इतनी खराब हो गई? इससे पहले कि सुमन विनोद की इस बात का जवाब देती, उससे पहले ही पिंकी की चाची का लड़का चिंटू खेलते हुए वहां पर आ जाता है। अरे पापा, पिंकी को क्या हुआ? तो इस तरह से बीमारों की तरह क्यों बैठी है?
चल ना, बाहर खेलने चलते हैं। नहीं बेटा, अभी पिंकी की तबीयत ठीक नहीं है। उसके पेट में कल दर्द था तो अब भी उसे अस्पताल से लेकर आए हैं। देखो, कल तुमने इसे जो भी खिलाया था वो इसे दोबारा मत खिलाना, वरना इसकी तबीयत फिर से बिगड़ जाएगी। कल मैंने सब्जी नहीं बनाई थी तो पिंकी अपनी चाची से कढ़ी मांग कर लाई थी, लेकिन वो तो घर की बनी हुई थी, तो उससे पिंकी के पेट में दर्द कैसे होगा? क्या पिंकी ने कढ़ी खाई थी? लेकिन ताई जी, कल तो मम्मी ने कढ़ी बनाई ही नहीं थी। क्या? हाँ, कढ़ी तो मम्मी ने पिछले हफ्ते बनाई थी जब मैंने उन्हें बनाने के लिए बोला था। कल तो हमने आलू गोभी बनाई थी। चिंटू की बात सुनकर सुमन और विनोद हैरान रह जाते हैं, लेकिन वो चिंटू के सामने उसे कुछ नहीं कहते। लेकिन उसके जाने के बाद, ये संगीता ने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। मेरी बेटी को 1 हफ्ते पुरानी सब्जी दी उसने। अरे सब्जी नहीं देनी थी तो साफ साफ मना ही कर देती, लेकिन ऐसा खाना भी क्यों दिया जिससे मेरी बेटी को नुकसान हो? ये लोग ऐसे ही हैं सुमन। आज के बाद तुम फिर कभी पिंकी को ऊपर खाने पीने के लिए मत जाने देना। वो तो बच्ची है, इसीलिए हमें ही इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो तो ठीक है जी, लेकिन संगीता ने ये जो किया है बिल्कुल ठीक नहीं किया। मैं उसे जरूर बोलूंगी। संगीता की वजह से पिंकी की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए सुमन को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इसलिए वो ऊपर संगीता के पास गई। क्या बात है, आज आप ऊपर कैसे आ गई? लगता है आप भी अपनी बेटी की तरह यहाँ पर सब्जी मांगने आई हो। बस करो संगीता, तुमने कल मेरी बेटी को जो कढ़ी दी थी वो पूरे 1 हफ्ते पुरानी थी। अरे तुम्हें उसे सब्जी नहीं देनी थी तो कम से कम उसे मना ही कर देती। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की तबीयत कल रात को कितनी खराब हो गई तुम जानती भी हो। हमें रात को उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। देखो जेठानी जी, मेरे फ्रिज में जो सब्जी रखी थी मैंने आपकी बेटी को दे दी थी, और वैसे भी आपको क्या लगता है कि आप लोगों के लिए ताजी ताजी सब्जी बनाकर आपको दूंगी? अगर सब्जी खाने का इतना ही शौक है तो खुद क्यों नहीं बना लेती सब्जी? हर तीसरे दिन अपनी बेटी को यहाँ पर सब्जी लाने के लिए भेज देती हो। तुम्हारी औकात तो वो 1 हफ्ते पुरानी सब्जी खाने की भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें दे दी, तो मेरा शुक्र मनाओ। हम लोगों के दिन खराब चल रहे हैं इसलिए कुछ भी बोले जा रही हो, लेकिन एक बात याद रखना संगीता, इंसान का वक्त बदलते देर नहीं लगती। अरे जाओ ना, क्यों सुबह सुबह यहाँ आकर मुझे पका रही हो? और हाँ, आज के बाद यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही दोबारा यहाँ पर अपनी बेटी को कुछ लेने के लिए भेजना। एक तो इन्हें खाने पीने का सामान दो, ऊपर से यहाँ पर आकर दिमाग खराब करते हैं। इतना सब होने के बाद भी संगीता सुमन से इतनी बदतमीजी से बात करती है, लेकिन जैसा कि सुमन ने कहा था कि इंसान का वक्त बदलते देर नहीं लगती। कुछ समय बाद सुमन के पति विनोद की एक बहुत अच्छी जगह पर नौकरी लग जाती है, और संगीता के पति की कंपनी से फ्रॉड करने की वजह से उसकी नौकरी चली जाती है। उसके पति ने बहुत सारे लोगों से उधारी पर पैसे लिए हुए थे, जिसे चुकाने के लिए वो संगीता के गहने भी बेच देते हैं। उनके हालात अब ऐसे हो जाते हैं कि उनके पास खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। आज तो घर में खाने को सूखी रोटी भी नहीं है। चिंटू को भी बहुत भूख लगी है। ये सब मेरी वजह से हुआ है, लेकिन मेरे पास घर पर राशन लाने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। जिस समय वो लोग ये बातें कर रहे थे, उसी समय पिंकी चिंटू को खेलने के लिए बुलाने गई थी, लेकिन इससे पहले कि वो दरवाजा खटखटाती, उसे सब बातें सुनाई दे जाती है। वो तुरंत अपनी माँ के पास जाकर उन्हें सारी बातें बताती है, तो सुमन उन सब के लिए गरम गरम खाना बनाकर तैयार करती है। वो सारा खाना लेकर ऊपर जाती है। पिंकी बेटा, मेरे हाथ में बहुत सारा खाना है, तो तुम जरा दरवाजा खटखटा दो। जी माँ। पिंकी दरवाजा खटखटाती है तो उसकी चाची वहां पर आकर दरवाजा खोलती है। अपने सामने वो उन दोनों को देखकर हैरान रह जाती है। आप दोनों यहाँ पर, और ये सब क्या है? ये आप सबके लिए मैंने खाना बनाया है। क्या? हाँ, मैं जानती हूँ कि इस समय आप लोग बहुत बुरे हालातों से गुजर रहे हो। आखिरकार हम लोग हैं तो एक परिवार ही ना। एक घर में रहते हुए हम अच्छा अच्छा खाना खाए और आप लोग भूखे सो जाए, ये मैं नहीं देख सकती। ये लो संगीता, ये खाना ले लो, और तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना।
सुमन की बातें सुनकर और उसके मन में अपने लिए प्यार देखकर संगीता के आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, जब हमारे हालात अच्छे थे और आप लोग हमसे मदद मांगते थे तो मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, लेकिन उसके बाद भी आप हमारे लिए इतना कर रही हो। मुझे अपने किए पर बहुत शर्म आ रही है। कोई बात नहीं संगीता, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए वही काफी है। बस अब रोना बंद करो और जल्दी से सब लोग खाना खा लो, वरना ये खाना ठंडा हो जाएगा। आखिरकार संगीता को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो सुमन से अपने किए की माफी मांगती है। कुछ समय बाद जब उनके हालात फिर से ठीक हो जाते हैं तो इस बार वो पहले की तरह घमंड में आकर सुमन के साथ बुरा नहीं करती, बल्कि एक परिवार बनकर वो सभी मिलजुल कर रहते हैं। सुमन अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव जिसका नाम पतीलापुर था वहां रहती थी। उसके 2 बेटे थे, जिसमें से उसके एक बेटे की शादी हो चुकी थी। धीरज घर का बड़ा बेटा था, जबकि पंकज घर में सबसे छोटा था। धीरज की शादी को हुए तकरीबन 4 साल हो गए थे। उसकी पत्नी निशा बहुत ही सुशील और संस्कारी थी। उसे खाना बनाना बहुत अच्छी तरह से आता था। उसके हाथ से जो कोई खाना खाता उसकी तारीफ के बिना रह ही नहीं पाता था। सुमन अपने छोटे बेटे पंकज की शादी भी ऐसे ही गुणवती लड़की से ही करना चाहती थी। इसीलिए इसी विषय पर चर्चा करने के लिए सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे। माँ, आपको पंकज की शादी तो करनी ही है, लेकिन पहले ये बताइए कि आपको पंकज के लिए कैसी लड़की चाहिए। अरे इसमें सोचना क्या है, मेरी छोटी बहू बिल्कुल मेरी बड़ी बहू की तरह सुशील और संस्कारी होनी चाहिए। साक्षात लक्ष्मी की मूरत है मेरी निशा। सास को देवी जैसी बहू मिल जाए तो फिर उसे भला किस बात की कसर। अरे माँ, अगर आपकी दूसरी बहू भी निशा की तरह सीधी साधी निकली तो ये घर तो स्वर्ग बन जाएगा। मैं तो चाह रहा हूँ कि छोटी बहू थोड़ी सी टेढ़ी किस्म की आए, ताकि हमारे घर में भी थोड़ा शोर शराबा हो, बर्तन वर्तन पटके जाएं। धीरज जी, आप ये क्या कह रहे हैं? हमारे घर में लड़ाई झगड़ा कलेश ना बाबा ना, मैं तो ऐसे घर में कभी नहीं रह सकती। जब तक मैं और सासू माँ हैं इस घर में कभी शोर शराबा नहीं होगा। माँ जी बिल्कुल गाय की तरह बहू लेकर आएंगी। अरे ये तो तुम्हें और माँ को लगता है ना कि घूंघट के भीतर गाय जैसी बहू सींग करने वाली ना हो। अब ये तो हमारी किस्मत है कि हमें कैसी बहू मिलेगी। धीरज की बात सुनकर सुमन सोच में पड़ जाती है। तभी उसकी चिंता भंग करते हुए निशा कहती है, अरे माँ जी, धीरज जी मजाक कर रहे हैं, आप तो सीरियस हो गई। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। आप जिस तरह मुझे चुनकर इस घर में लाई है, आप उसी तरह छोटी बहू को भी सोच समझकर और सही से परख कर लेकर आना। अच्छे घराने की लड़कियां सीधी गाय ही होती है। वैसे बेटा, बात तो तुम ठीक ही कह रही हो। मुझे अपनी बहू 1 नंबर समझदार और अच्छी बहू चाहिए, जिसके लिए मुझे बहू के चुनाव के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। सभी लोग आपस में ये कह ही रहे होते हैं कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। सुमन दरवाजा खोलने जाती है। जैसे ही सुमन दरवाजा खोलकर बाहर की ओर देखती है तो वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो तुरंत ही चिल्लाते हुए बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। चिल्लाने की आवाज सुनकर निशा और धीरज दरवाजे पर आते हैं तो वो पंकज को एक चीनी लड़की के साथ दरवाजे पर खड़े देखकर दंग रह जाते हैं। ये कौन है? ये अब से मेरी पत्नी है भैया, इस घर की छोटी बहू। क्या कर दिया तूने? कहाँ से लाया है इस चाइनीज को? अरे पंकज भैया, ये क्या कर दिया आपने? अभी तो हम लोग आपकी शादी की बातें ही कर रहे थे और इंस्टेंटली आप शादी करके घर की बहू ही ले आए, वो भी चाइनीज। हे भगवान! अरे भैया भाभी, 2 मिनट शांत हो जाइए। ये चाइनीज लड़की मुझे इंस्टाग्राम पर मिली और मेरी दोस्त बन गई। टाइम के साथ साथ हमारी दोस्ती और गहरी होती चली गई। फिर हम प्यार में पड़ गए एंड फाइनली हमने शादी करने का फैसला कर लिया। मेरा विश्वास करिए भैया भाभी, सू चैन बहुत ही अच्छी लड़की है। अरे निशा, तुम इसकी बकवास मत सुनो, पहले थोड़ा पानी लेकर आओ। मेरी माँ बेहोश पड़ी है और इसे अपनी राम कहानी सुनाने की पड़ी है। जल्दी लेकर आओ पानी। धीरज की बात सुनकर निशा भागते हुए भीतर जाती है और एक ग्लास में पानी ले आती है। धीरज उसके हाथ से पानी लेकर कुछ बूंदों का छिड़काव अपनी माँ के मुंह पर करता है। पानी के छींटे मारते ही सुमन को होश आ जाता है, लेकिन वो पंकज को सुशैन के साथ देखकर एक बार फिर से बेहोश हो जाती है। ये माताजी को बार बार क्या हो रहा है?
क्या मेरी सुंदरता को देखकर वो बार बार बेहोश हो रही है? ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूं? मैं हूँ ही इतनी सुंदर। इस चिंग चैंग को हिंदी किसने सिखाई? ऐसी हिंदी बोलेगी तो मेरे कान बहरे हो जाएंगे। सूचैन की बात सुनकर सुमन होश में आ जाती है। वो उठकर बोलती है, हे प्रभु, हे जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हो गया? ये चाइनीज बहू खुद गले पड़ गई। मैंने क्या क्या उम्मीदें लगाई थी, उन सभी पर इस पंकज के बच्चे ने पानी फेर दिया। माताजी, मैं गले नहीं पड़ी। मैं तो आपकी सेवा करने के लिए चाइना से अपने ससुराल आई हूँ। आप मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं आपकी बहुत ज्यादा सेवा करूँगी। चल हट, सेवा करेगी? मेरे घर में मेरी निशा बहू की जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन अब गले पड़ ही गई हो तो घर के भीतर आओ। तू क्या खड़ा खड़ा मुंह देख रहा है पंकज? तुझे तो मैं बाद में देख लूंगी, पहले इस एंटिक पीस को देख लूं। निशा अपनी चाइनीज देवरानी को घर के भीतर लेकर आती है। जैसे तैसे एक दिन बीत जाता है। अब हमारे रीति रिवाजों में शादी के अगले दिन ही बहू की पहली रसोई हुआ करती है। तो भला सुमन की छोटी चाइनीज बहू कहाँ चुप रहने वाली थी। उसने निशा को किचन से बाहर कर दिया और खुद सभी के लिए चाइनीज नाश्ता बनाने लगी। सभी खाने की टेबल पर बैठे हुए मन ही मन बहुत डरे हुए थे। रसोई में आज क्या पक रहा है? लगता है आज पूरी रसोई पक कर रहेगी। मैं तो बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। अरे आप सब इतनी चिंता क्यों करते हो? मेरी शू चैन को बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, बल्कि वो तो एक चाइनीज शेफ है। उसके हाथ का खाना खाकर आप लोग अपनी उंगलियां भी खा जाएंगे। तू तो अपना मुंह बंद ही रखे तो अच्छा होगा, नहीं तो सुई धागे से उसे सील दूंगी ना, तो तेरी जुबान इतनी चलेगी ही नहीं और ना ही शू चैन के हाथ का खाना खा सकेगा। जब देखो तब उसकी तारीफ करता रहता है। माँ जी, भैया जी अभी प्यार में पड़े हुए हैं। अभी उन्हें उसके अलावा कोई नहीं दिख रहा। मैंने सुना है कि चीन में तो लोग सब कुछ खा लेते हैं। कीड़ा मकोड़ा, सांप, बिच्छू किसी को नहीं छोड़ते। तो क्या नई दुल्हन भी अपनी पहली रसोई पर यही सब बना रही है क्या? मुझे भी यही लग रहा है, तभी इतना समय लग रहा है। हे भगवान, अगर इसने कीड़े मकोड़े मेरे खाने में प्लेट में डाल दिए तो मैं इसे घर से बाहर निकाल दूंगी और फिर कभी भी इस घर में वापस नहीं आने दूंगी। थोड़ी देर बाद सू चैन सभी के लिए खाना परोसती है। गरम गरम वेज मोमोज और ब्रेड सैंडविच देखकर सभी के मुंह में पानी आ रहा था। वाकई नाश्ता काफी लजीज लग रहा था। सभी भुक्कड़ों की तरह उस नाश्ते पर टूट पड़े। अरे बहू, थोड़ी चटनी और डालना, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना है। वाह देवरानी जी, आपकी पहली रसोई तो गजब रही। आपने तो सबका मन खुश कर दिया। अभी तो तुम सब कह रहे थे कि वो थाली में कीड़े मकोड़े परोसेगी, लेकिन इसे तो हर प्रकार का खाना बनाना आता है, वो भी नंबर 1। शायद पंकज इसकी सच्ची तारीफ ही कर रहा था। मैंने बताया था ना, शू चैन एक चाइनीज शेफ है, उसे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। लेकिन आप लोग अपनी बातों के आगे मेरी बातों को सुनते ही नहीं है। माँ, मेरी चॉइस इतनी भी बुरी नहीं है। थैंक यू सभी को। आप लोग और लीजिए ना, मैंने बहुत सारा बनाया है और आप सभी लोग मुझे अपने अपने पसंद के खाने की एक लिस्ट तैयार कर दे दीजिए। मैं रोज रोज बदल बदल कर डिश बनाया करूँगी। अपनी बहू की मुंह से ये बातें सुनकर सुमन बहुत ही खुश हुई और बोली, बहू, मैंने सुना है तुम्हारे वहाँ कुछ भी मार काट कर खा जाते हैं। वो किसी जानवर को नहीं छोड़ते, कीड़े मकोड़े, अजगर सब खा जाते हैं। क्या ऐसा सच में होता है? हमें तो लगा था कि तुम नाश्ते में भी हमें कोई जानवर बनाकर खिलाओगी, लेकिन ये शुद्ध खाना देखकर मेरी आत्मा तृप्त हो गई। हाँ माँ जी, हमारे वहाँ बड़े ही चाव से ये सभी चीज़ें खाई जाती है। हमारा कल्चर ही ऐसा है, वहाँ पर ये सब आम बात है। लेकिन मुझे इंडियन कल्चर के बारे में भी काफ़ी पता है। यहाँ के लोग ज़्यादातर शाकाहारी शुद्ध भोजन ही ग्रहण करते हैं, इसलिए मैंने नाश्ते में ये डिशेस बनाई। पंकज जी ने शुरू में ही मुझे आप सभी लोगों के बारे में सब कुछ बता दिया है। अरे भाई, तू तो बड़ा तेज निकला। तूने तो इसे बिल्कुल ट्रेंड कर दिया है। इसे इतनी अच्छी हिंदी बोलनी आती है और इंडियन खाना भी बड़ा अच्छा बना लेती है। खैर, अभी तो चाइनीज शाकाहारी नाश्ता खाकर ही मेरा मन खुश हो गया है। पंकज भैया, मुझे विश्वास नहीं था कि आप मेरे लिए इतनी अच्छी देवरानी ढूंढ ले आएंगे। मैं तो बहुत खुश हूँ।
क्यों सासू माँ, आपको नहीं लगता कि सूचैन आपकी उम्मीदों पर खरी निकली? जैसी बहू आपको चाहिए थी देवरानी जी बिल्कुल उसी तरह है। हाँ निशा बेटा, तुम्हारी बात में दम तो है। जब मैंने इसे पहली बार देखा तो मैं बेहोश हो गई, लेकिन अब समझ आ रहा है कि जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। मुझे मेरी छोटी बहू बिल्कुल वैसी ही मिली है जैसे मैंने सोचा था, एकदम सुशील और संस्कारी। सभी लोग सूचैन को अपनी घर की बहू अपना लेते हैं। अब सूचैन रोजाना उन्हें बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिलाया करती। घर के सभी लोग उससे बहुत खुश रहने लगे। आसपास के घर के पड़ोसने भी सूचैन के बने हाथ का खाना खाने आया करती। वे लोग भी उसे देखकर दंग रह जाते कि वो तो चाइनीज होकर भी उनकी बहू से ज्यादा अच्छा खाना बनाना जानती है। सूचैन के तो संस्कार भी उनकी बहू से लाख गुना ज्यादा थे। ये सब देखकर पड़ोसी जलते रहते हैं और सुमन जी इसमें आग में घी का काम करती है। वो हमेशा जब भी घर से बाहर निकलती तो सूचैन को अपने साथ ले जाया करती। जो भी उनकी चीनी बहू को उनके साथ देखता वो उसे देखता ही रह जाता।